कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है। 85%, 85% चिकित्सा और स्वास्थ्य का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयं अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के। बस 15% हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूं कि ये जो 15% हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां हैं। इसका माने कि हम 85% तो डॉक्टर हो ही सकते हैं। कंक्लूजन इस बात का यह है। अब आप अगर 85% से और बेहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो भागवत ऋषि कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए बस। और वो दूसरी महत्व की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए। शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं। शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फिजियोलॉजी, थोड़ा एनाटॉमी, आज की भाषा में मैं कहूं थोड़ा शरीर विज्ञान आपको मालूम हो। अब भोजन को पहचान लिया माने रसोई घर को पहचान लिया, सीधी सी बात है। और भागवत जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है। और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विज्ञान है, जिसको भोजन विज्ञान कहें या पाक शास्त्र कला कहें, जो भी बात आप कहना चाहें। वो ये कहते हैं कि इससे बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं। कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई, और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी। क्यों? दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है, रिसर्च क्या करेंगे? ये ग्रेटनेस है अपने देश की। हमको अगर ये समझ में आती है तो भागवत जी की बातें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एक सूत्र उन्होंने लिखा कि भोजन को बनाते समय, इसको माताएं बहनें सब बहुत ध्यान से सुने, पुरुष भी सुने तो अच्छा है। भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला, किसको? भोजन को। जिस भोजन को आप बना रहे हैं या पका रहे हैं, उसको पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, वो भोजन कभी नहीं करना। क्यों? तो वो आगे लिखते हैं ये भोजन नहीं विष है। और फिर आगे लिखते हैं कि दुनिया में दो तरह के विष हैं। एक ऐसे विष होते हैं जो तत्काल असर करते हैं और एक ऐसे विष होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं। तत्काल असर वाले विष आप जानते हैं, जीभ पर एक ड्रॉप डालो मर जाओ, ऐसे बहुत विष हैं। और धीरे धीरे असर करने वाले विष माने 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में असर करेंगे और आपको मरने की स्थिति में पहुंचा देंगे। तो सूत्र उनका इतना है कि जिस भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले, वो भोजन को कदापि ना करें, क्योंकि वो विष है। अब तक मैंने जो बोला वो भागवत जी का हिस्सा था, अब जो वो बोल रहा हूं वो मेरा हिस्सा है। भागवत जी कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें, क्योंकि प्रेशर कुकर एक ऐसी तकनीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूर्य का प्रकाश जा सकता है, ना पवन का स्पर्श उसको मिलेगा। प्रेशर कुकर से जो भी है वो हवा बाहर तो आ सकती है, बाहर की हवा अंदर जाने की उसमें कोई डिवाइस नहीं है, कोई रास्ता नहीं। सूर्य का प्रकाश उसमें अंदर जाए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप नहीं हुई है। फिर मैंने वैज्ञानिकों से बात की कि ये प्रेशर कुकर का भोजन विष है, ऐसा भागवत जी कहते हैं, आपका क्या कहना है? तो हमारे देश में CDRI नाम की एक बड़ी लेबोरेटरी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां के 2 साइंटिस्टों ने कहा कि यार काम तो हमने करके देखा है, बात सही है भागवत जी। मैंने कहा आपकी रिसर्च क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। एल्यूमिनियम आप जानते हैं। और वो ये कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मेटल अगर कोई है तो एल्यूमिनियम ही है। सबसे खराब मेटल जिसमें भोजन को आप रखें और भोजन को पकाएं वो एल्यूमिनियम ही है।
18 साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर इस एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारंटी है कि आपको डायबिटीज तो हो ही जाएगा, अर्थराइटिस तो हो ही जाएगा, ब्रोंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है और सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना है। अस्थमा, टीबी, ये सब होने की संभावना। मैं पूछा आपने अब तक कितनी बीमारियों को डिटेक्ट किया? तो उन्होंने कहा 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती हैं। और ये दोनों रिसर्चर सबसे ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया जेलों में। जेल है ना हमारी, वहां सभी कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना मिलता है, आप जानते हैं। तो ये दोनों वैज्ञानिक लखनऊ के हैं। लखनऊ की जेल में, लखनऊ के आसपास की जेलों में इन्होंने बहुत काम किया। वो जेलों में जाते हैं और जो कैदी एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाते हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। और उन्होंने कहा सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ति कम होती है, प्रतिकारक शक्ति कम होती है और रोग बहुत जल्दी उनको आते हैं। बाद में मैंने एक छोटा सा काम इसमें ऐड किया। वो वैज्ञानिकों से रिपोर्ट लेने के बाद मैंने ये तय किया कि पता करो कि ये एल्यूमिनियम कब से आया, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। तो पता चला 100-125 साल पहले आया। 100-125 साल पहले अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों की सरकार के वैज्ञानिकों ने एल्यूमिनियम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का, वो जेल के कैदियों के लिए ही आया। और उनका यह तय हुआ था कि जेल के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही भोजन दिया जाए, क्योंकि ये सब भारत के क्रांतिकारी हैं और अंग्रेजों को इन्हें मारना है। उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांतिकारी होता था। भगत सिंह हो या उधम सिंह, चंद्रशेखर हो या अशफाक उल्ला, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो या ठाकुर रोशन सिंह, ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने। इनको जानबूझकर एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरे या मरने की स्थिति में आ जाए। तो समझबूझकर अंग्रेजों की सरकार ने एल्यूमिनियम के बर्तन इस देश में इंट्रोड्यूस किए। अब परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज तो चले गए और अब मुश्किल यह हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से ज्यादा गरीबों के घर में आ गया। ज्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही बन रहे हैं और वो बेचारे बिना जाने बूझे ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो भागवत जी का सूत्र तो बहुत सरल है, सिंपल है कि जो भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श ना मिले वो भोजन कभी नहीं करना। एक और चीज है अपने घर में, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श भी नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो काम करता है उसके एक बुनियादी सिद्धांत है। वो क्या सिद्धांत है? आपके रूम का जो टेम्परेचर है, आपके कमरे का जो तापमान है, उससे नीचे का तापमान वो पैदा करेगा। अब ये प्रकृति की मदद से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति की मदद से तो आपका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री, 35 डिग्री या 22 डिग्री, 25 डिग्री है। तो प्रकृति के विरुद्ध जाकर उसको काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। तो ऐसी गैस रसायन शास्त्र में जो तापमान को कम करने में काम में आती हैं, उन गैसों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर करेगा। और एक दो नहीं, ऐसी 12 गैसों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर करता है, जिनको विज्ञान की भाषा में CFCs कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप रसायन शास्त्र की डिक्शनरी निकाल कर देखें, आप में से जिन्होंने पढ़ा है केमिस्ट्री उनके लिए तो आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डिक्शनरी निकाल कर देखें। क्लोरीन, क्लोरीन के सामने लिखा हुआ है जहर, और फिर फ्लोरीन देखें तो अत्यंत जहर, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जहर का बाप। आप जानते हैं कि शरीर का ये जो श्वासोश्वास की क्रिया है, प्राणायाम जिसको आप कहते हैं, इसमें आप हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको मार डालेगी, इसको बाहर निकालते रहना है। अब ये बाहर निकले तो आप स्वस्थ रहें।
कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ही खराब गैसों में क्लोरीन और फ्लोरीन की गिनती होती है। अब ये तीनों, कार्बन से मिला हुआ, क्लोरीन से मिला हुआ, फ्लोरीन से मिला हुआ 12 गैस एक साथ रेफ्रिजरेटर छोड़ता है। CFC1 गैस का नाम है, CFC1, CFC2, CFC3, ऐसी CFC12 तक 12 गैसें एक साथ छोड़ता, 24 घंटे छोड़ता रहता है, क्योंकि वो चालू है आपके घर में। अब इसमें आपने जो कुछ भी रखा है वो सब इन गैसों के प्रभाव में आता है। आप बोलेंगे जी हमने तो भोजन को ढककर रखा है, कितना भी ढक के रखिए, क्योंकि गैसों का असर इतना तीव्र है कि स्टील को तोड़ के निकल जाने वाली गैसें हैं। तो अगर आप इतने सारे जहरीली गैसों से युक्त भोजन को 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे उसमें रख के फिर खा रहे हैं, तो माफ कीजिए, आप भोजन नहीं जहर ही खा रहे हैं। बस जहर में अंतर इतना है कि एक जहर है तात्कालिक और दूसरा है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक जहर थोड़ा थोड़ा खाएं तो 5-7 साल में पता चला देगा, तात्कालिक खाएं तो 1 मिनट में आपको पता चल जाए। तो इसलिए मेरी आपको विनती है कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर अगर ले लिया है तो इसका इस्तेमाल कम करिए, सबसे अच्छा है बंद करिए। और मैं आपको एक विनम्रतापूर्वक दूसरी जानकारी देना चाहता हूं कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था। हर वस्तु के आविष्कार के पीछे कारण होता है। तो इसका कारण था, ठंडे देश हैं, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन देशों की आबो हवा। आप जानते हैं कि ये ठंडे देश हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और ज्यादा से ज्यादा प्लस में जाएं तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो 15-20 से -40 तक टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, ये बहुत तकलीफ देने वाला वेरिएशन है। 8-8 महीने धूप नहीं निकलती कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप के देशों, धूप नहीं निकलती, टेम्परेचर नहीं होता, और यही परिस्थिति में उनको सोना पड़ता है। तो कितनी तकलीफें उनके शरीर को होती होंगी, और शरीर के साथ उनके भोजन को होती होंगी, क्योंकि शरीर भोजन से ही है। तो भोजन को ये सारी तकलीफें थोड़ी कम हो, उसके लिए वहां के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके ये मशीन बनाई। और उन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर को हम प्रकृति के रेगुलेशन में है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ एरिया हम ऐसा बनाएं जिसको हम कंट्रोल कर सकें, हम जब चाहें टेम्परेचर को बढ़ा सकें, घटा सकें। इसके लिए रेफ्रिजरेटर बना। तो ये उनकी मजबूरी में से निकली हुई मशीन है। और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि एलोपैथी में कई दवाएं ऐसी हैं जो ज्यादा तापमान पे खत्म हो जाती हैं और कम तापमान पे भी खत्म हो जाती है। बहुत सारी दवाएं एलोपैथी में ऐसी हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी खत्म हो जाती हैं, माने उन दवाओं का असर नहीं रहता, लो टेम्परेचर पे भी खत्म हो जाती हैं। तो उन दवाओं को रखने के लिए एक टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में रहे, इसके लिए फ्रिज बना। और आपको एक और जानकारी दूं कि यूरोप में ये जब आविष्कार किया सबसे पहले, तो मिलिट्री के लिए इसका उपयोग हुआ था, और मिलिट्री के लिए ही ये बना था, क्योंकि आर्मी के जो सैनिक हैं वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने चाहिए, जब जरूरत हो दवाएं उनको समय पर उसी टेम्परेचर की मिलनी चाहिए। इसके लिए ये फ्रिज आया, ये हमारे लिए नहीं बना, हिंदुस्तान के लिए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और यूरोप में एक दूसरी समस्या है, आप जानते हैं कि जहां 6 से 8 महीने बर्फ पड़ेगी, वहां हर चीज जरूरत की समय पर नहीं मिलेगी। मान लीजिए ये जो समय है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब वहां बर्फ का समय है। अब इस बर्फ के समय में वो चाहे कि आलू चाहिए, नहीं मिलेगा, टमाटर चाहिए, नहीं मिलेगा, भिंडी चाहिए, नहीं मिलेगी, गाजर चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा उनको। तो जो कुछ नहीं मिलेगा, उस समय कुछ चीजों को स्टोर करके रखने के लिए रेफ्रिजरेटर है। जब मिल रहा है तो इकट्ठा खरीदो और स्टोर करके इसको रखना शुरू कर दो। तो मुश्किल यह है कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं हो रहे, अपने जीवन में नितांत विज्ञान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। प्रकृति और विज्ञान के विरुद्ध अगर कोई चीज सबसे खराब हमारे घर में है तो प्रेशर कुकर के बाद यही है, रेफ्रिजरेटर। तो मेरी विनती है कि आप इसका रखा हुआ खाना मत खाइए, क्योंकि वो जहर हो जाता है। और एक तीसरी चीज है अपने घर में, माइक्रोवेव ओवन। इसमें भी सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श नहीं हो सकता। मतलब सीधा सा यह है कि आधुनिक तकनीकी से बनी हुई चीजें जो हमारे घरों में आई हैं पिछले 15-20 वर्षों में, भागवत जी के अनुसार इनमें रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विष है, तो ना करें।
अब इसमें विश्लेषण की जरूरत है। भागवती जी तो लिख के चले गए, अब ये क्यों का जवाब हमें ढूंढना है, और इसमें जरूरत हो तो आधुनिक विज्ञान की मदद भी लेनी है। मॉडर्न साइंस ने कुछ लॉजिक डेवलप किए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दिए हैं, तो उनकी मदद से ये क्यों ना करें, क्या कारण है, यहां से अब बात मैं शुरू करता हूं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है प्रेशर कुकर के बारे में, ये जाने। प्रेशर कुकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खाने को जल्दी पकाती है, ये है सीधा सा मतलब। अब खाने को जल्दी पकाने के लिए ये प्रेशर कुकर क्या करता है, जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर, और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर अतिरिक्त दबाव डालता है। यह है प्रेशर। प्रेशर माने दबाव। तो अतिरिक्त दबाव डालने की टेक्नोलॉजी है प्रेशर कुकर। और यह अतिरिक्त दबाव कहां से आता है, प्रेशर कुकर में आपने दाल डाली, ऊपर से पानी डाला, थोड़ा हल्दी मसाले डालकर बंद करके रख दिया। अब उसमें वो एक सीटी लगा दी। सीटी लगाते ही क्या करता है, पानी गर्म होगा। आप जानते हैं पानी गर्म होने से वाष्पीकरण शुरू होता है, वेपराइजेशन शुरू होता है। तो पानी की वाष्प प्रेशर कुकर में चारों तरफ इकट्ठी हुई, वो वाष्प जो है ना वो दबाव डालती है। किस पर, दाल पर, चावल पर, सब्जी पर। यह दबाव डाल के होता क्या है, दाल, एक कल्पना करिए अरहर की दाल, थोड़ी देर के लिए कल्पना, अरहर की दाल के छोटे छोटे टुकड़े, एक दाल को तोड़कर दो टुकड़े, जिसको द्विदल कहते हैं। चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब द्विदल है। इसको तोड़कर आपने दाल बनाई है। अब ये दाल पानी में पड़ी है, नीचे से गर्म और ऊपर से भाप का दबाव, तो ये दाल जो है ना फट जाती है। फटना समझते हैं, वो दरकना शुरू हो जाता है। उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, दाल के अंदर जो अणु हैं, वो अणु एक दूसरे को जो जकड़कर बैठे हुए हैं, ये पानी का प्रेशर उन अणुओं को तोड़ता है और दाल दरकना शुरू होती है। वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गर्म होता है तो उबल जाती है, पकती नहीं है, उबलती है। पकना और उबलने में अंतर है। तो उबल जाती है और दरक जाती है। आप खोलते हैं 5 मिनट बाद आपको लगता है दाल पक गई है, पक नहीं गई है, नरम हो गई है, क्योंकि नीचे से गर्मी पड़ी, ऊपर से प्रेशर पड़ा वाष्प का, वो पकी नहीं है, उबल गई है और उसका सॉफ्टनेस बढ़ गई है। तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खा ली। माफ करिए, दाल पकी हुई नहीं है। फिर आप बोलेंगे जी पकी हुई दाल और इस दाल में क्या अंतर है। पकी हुई दाल का आयुर्वेद में एक सिद्धांत है। आयुर्वेद में वैसे सभी सिद्धांत हैं, उसमें से एक मैं आपसे बता रहा हूं। आयुर्वेद चिकित्सा यह कहती है कि जिस वस्तु को खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है, जिस वस्तु को पकने में खेत में जितना ज्यादा समय लगता है, भोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है। अब अरहर की दाल की बात करें, आप में से थोड़ा भी गांव से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो आप जानते हैं अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम 7 से 8 महीने लगता है। कम से कम 7 से 8 महीना लगता है। क्यों? अरहर की दाल में जो कुछ भी है, जिसको आप न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जानते हैं, वो मिट्टी से दाल तक आने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये जो मिट्टी है ना खेत की, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। खेत की मिट्टी में कैल्शियम है, खेत की मिट्टी में आयरन है, खेत की मिट्टी में सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, जिप्टन है, जोरोन है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खेत की मिट्टी में है। ये पौधे की जड़ में आते हैं, जड़ से तने में आते हैं, तने से फल में आते हैं। इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है, तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है। तो आयुर्वेद यह कहता है कि जिस दाल को खेत में पकने में ज्यादा समय लगा, उसको घर में भी पकने में ज्यादा समय लगना चाहिए। क्यों? ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुए हैं दाल में, खींच कर आए हैं दाल में, इनको डिसॉल्व होने में भी धीरे धीरे ही समय लगेगा। आप दाल क्यों खाना चाहते हैं? आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन कहां से आएगा? ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कलेक्शन दाल में इकट्ठा है, इनके टूट जाने पर, बिखर जाने पर, तो वो बिखरने और टूटने में उसको देरी लगने वाली है, क्योंकि आने में देरी लगी है। यह प्रकृति का सिद्धांत है, आयुर्वेद का नहीं कहना चाहिए, प्रकृति का सिद्धांत है। बच्चे को
पेट के अंदर गर्भाशय में विकसित होने में समय लगता है। दुनिया में हर चीज को विकसित होने में समय लगता है। सभी चीजों में यह है, प्रकृति का नियम है। और प्रकृति का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में, बड़ा होने में ज्यादा समय लगा है, उनको डिसॉल्व होने में भी ज्यादा समय लगेगा। और दाल जब डिसॉल्व होगी तब उसके प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भोजन में। इसीलिए आप दाल खा रहे हैं, ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो। कुछ विटामिन आपको चाहिए, कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए, कुछ और दूसरे अंश आपको चाहिए। तो आयुर्वेद का नियम बिल्कुल सीधा है कि दाल ज्यादा देर में पकी है तो घर में भी ज्यादा देर में पके। अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजुर्ग थे वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे।